Please, Nishikant, you start. You start. धन्यवाद, I will धन्यवाद। advise the government. I will advise the government. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा एक गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, पिछड़े, भूखे नंगे आदिवासियों के हक में लाए हुए बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सभापति महोदय, Nothing will go on record except Nishikant. जब अभी कांग्रेस के लोग बोल रहे थे और उनके जो मेन स्पीकर बोल रहे थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, सोच समझकर बोलती है, नियम कानून की जानकारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि आजकल कांग्रेस जो है वो सेलेक्टिव एमनीसिया की शिकार है। उसको जो अपने पक्ष में नजर आता है उसके बारे में बात करती है। जैसे कि जो उनके मेन स्पीकर थे सभापति महोदय, बायकॉट उन्होंने जानबूझकर कर लिया कि कांग्रेस पार्टी को कितना इतिहास और भूगोल पता है या चीजों के बारे में कितनी जानकारी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के लोकसभा के स्पीकर ने लता जी के मृत्यु के ऊपर जो है संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया, पूरा देश दुख में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मेन स्पीकर थे उनकी जानकारी के बारे में मैं बता दूं कि कल उन्होंने ट्वीट किया सभापति महोदय कि लता मंगेशकर जो है वो गोवा में पैदा हुई और गोवा में होने के कारण इतनी सेमफुल बात है कि कांग्रेस को यह भी नहीं पता कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी इंदौर में पैदा हुई, गोवा में वो नहीं पैदा हुई, उनका पुष्टि नहीं करता। सभापति महोदय, No, you are. सभापति महोदय, Go there. He's coming. कांग्रेस का जो हालत है वो हालत ये है सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये क्या हो रहा है? ये बायकॉट करते हुए फिर वापस आ जाते। मैंने कहा ना कि सेलेक्टिव एमनीशिया है। कांग्रेसी जो है वो तय ही नहीं कर पाते हैं, उनको समर्थन करना है कि विरोध करना है, हाउस में रहना है कि हाउस के बाहर रहना है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज जो है एक रीजनल पार्टी के तौर पर हो गई है। और मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत अच्छी लाइन है सर कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। तो कभी कांग्रेस किसी जमाने में अमीर हुआ करती थी, आज चूंकि गरीब हो गई, उसको दूर तक सत्ता नहीं नजर आ रही है, इसीलिए बेबात का बेबात करना, बतंगड़ खड़ा करना, यही कांग्रेस की आदत है और इसी कारण ये हंगामा कर रहे सर। अभी मैंने दुष्यंत कुमार से लेके गालिब तक की सारी गजलें जो है और कफलेट जो है सुन लिया। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या है कि जब कांग्रेस का शासन था सर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है शायरी है कि ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं, ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। कांग्रेस को अपने सफर के बारे में पता ही नहीं था सर। और हमारे प्रधानमंत्री जब से पिछले 8 साल से बने हैं, उनकी एक लाइन है सर, वो हमेशा कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अलग ही मजा है फकीरी में अपना, ना पाने का गम है ना खोने का डर। ये जो बजट है सर, ये बजट इसी तरह से है। मैं आपको बताऊं, ये पूरी दुनिया जो है सर, Please, take your seat, resume your seat, please. Nishikant, you speak, please. सर, ये पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, पूरी दुनिया हाहाकार में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह कहा, that it's very important
The budget of this country is going on. All we are requesting is that we expect the Cabinet Minister of Finance to be a part of this debate. Okay, thank you. Thank you. We appreciate that. We appreciate that. We are Yes, just... she's coming. Please Thank cooperate you. to the House. Because Thank we have you. to pass the budget And as all early we as are possible. bringing to the notice is there is no Yes. quorum is what we are bringing to Yes, your yes. notice, sir. That's all. no. There is no quorum. It's Yes, an your important point, issue. your point has Yeah, the budget has is been a taken. very important document. Yes. Let's all Well take taken. it seriously. Points well taken. Thank you. Please. Let me clarify. From opposition side, when it was this discussion was initiated, Honorable Finance Minister was sitting in Rajya Sabha because it is Yes, yes, we know the entire House witnessed that. Sir, Yes. let me clarify, sir. It does Let- display in the screen, na? No, Everybody no, knows. let me clarify, sir. And now MOEC is there, and two cabinet ministers are here. One cabinet minister is here. One cabinet. No, yes. Okay. Okay. Virendra, Viren Kumar ji is there. There are two cabinet ministers also. Yes, yes, let us continue the proceedings. Maranji, you please try to Joshi ji. understand. He is cabinet minister, I am cabinet minister. Please try to understand. Document. She's No, coming. it- Supriya. Every time Put into rest, please. Every time finance minister will not be present. When you initiated the discussion, honorable finance minister was there, and now MO is there, and other senior cabinet ministers are there. Two or three. Yes. Please. Continue, please. Nishikant. Honorable member Nishikant, you can सभापति continue महोदय, to speak. चार जगह बैठे हैं। सभापति महोदय, ये इन लोगों का दिवालियापन है कि जब इनको लगा कि हमारे 5 आदमी के बाहर निकलने से कोरम का मुद्दा उठाया जा सकता है, तो वो बाहर से यदि आना है तो मैं सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जो बाहर खड़े हैं और पूरा देश को मैं टेलीविजन, लोकसभा टेलीविजन वालों से आग्रह करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से डिरेल करने के लिए इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित को सम्मान देना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, किसानों को अधिकार देना चाहते हैं, और इस कारण से ये सभी बायकॉट के तौर पर जो है कोरम की बात उठा रहे हैं। ये कोई तरीका है सर कि वो लॉबी में खड़े होकर और उसके बाद कोरम की बात कर रहे हैं? ये सदन चलाने का मैं ये मानता हूं कि सरकारी पार्टी होने के नाते इस सदन में हमारे लोगों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन जब कभी भी कांग्रेस का शासन था 2004 से लेकर 2014 तक, तो मैक्सिमम टाइम कोरम जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, हमने पूरा किया। हमारे लोग यदि नहीं होते, आप मंत्री थे सर, राजा साहब आप मंत्री थे और हमने कोरम को पूरा किया है। No. और 4 जगह बैठे हुए हैं। राज्यसभा में कौन लोग हैं, कौन लॉबी में बैठे हुए हैं, कौन जानता है? पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है सर। ग्लोबल वर्ल्ड की पूरी अवधारणा खत्म हो गई। हमारे वेद पुराण में जो लिखा गया कि अयं निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, सब खत्म हो गया। आप ये समझिए कि पिता का लाश जलाने के लिए बेटा वहां नहीं जा रहा है, बेटे की सेवा करने के लिए मां वहां मौजूद नहीं है, कोई समाज जो है कंधा देने को तैयार नहीं है। इस सिचुएशन में यह देश है और इस देश का बजट आया है। क्या हम सबों की सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है कि इस बजट के बारे में चर्चा करें, उसके अच्छाई के बारे में बताएं, उसके बुराई के बारे में बताएं, और फिर देश को बताएं कि हमने किस तरह से कोरोना के होते हुए भी पिछले 2 साल में 9% से ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ाया है, जीडीपी को बढ़ाया है। क्या यह अपोजिशन का फर्ज नहीं है? और मैंने जो आपको कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की जो वो लाइन है सर कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, 10 साल सत्ता भोगने के बाद, 70 साल में 60 साल ये सत्ता भोगने के बाद कांग्रेस को जब ये दिखाई दे रहा है कि वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी, तो इस तरह के हथकंडे अपनाकर, इस तरह की घटियापंथी कर वो डिबेट को रोकना चाहती है और वो गांव गरीब और किसानों के हक को मारना चाहती है। एक कहावत है हमारे यहां बिहार में सर कि सावन में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। मैंने पूरे के पूरे बजट के स्पीच को, कांग्रेस के स्पीच को देखा। आप मंत्री रहे सर, मनरेगा का कानून जब आप मंत्री थे सभापति महोदय, राजा साहब, हम लोग जब एमपी थे तो हमने मनरेगा का कानून पास किया। क्या ये पता नहीं है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है? जितना पैसा चाहिए, जहां चाहिए वो सरकार देगी, और इसीलिए सरकार जो है एक नेशनल बजट देती है।
आप तो कभी 35,000 40,000 करोड़ से आगे ही नहीं गए। मुश्किल से पिछले 7-8 साल में 4 करोड़ 5 करोड़ की आबादी बढ़ी होगी। 130 करोड़ लोगों के लिए यदि हम 1 लाख करोड़ तक गए और इस बजट में यदि हम 73,000 करोड़ गए हैं तो जितना मांगा जाएगा जाएगा। क्या इसी तरह का डिबेट और डिस्कशन होगा? मैं आपको बताऊं कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर केन बेतवा एक प्रोजेक्ट है सर। मैं बजट में आना चाहता हूं। इस बजट में इस देश के बहुत बड़े नेता हैं सर, युवराज हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते। केएल राव, नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, ये इस देश के हालत ऐसे हैं कि कहीं सूखा है और कहीं बहुत बारिश है। पानी की स्थिति है कि कहीं नदियों में जो है काफी बाढ़ आ जाती है। हम जिस इलाके से आते हैं, मैं जिस इलाके में पैदा हुआ, उस इलाके में जो है प्रत्येक साल हम बाढ़ से जूझते हैं। और जिस वक्त हमारे यहां बाढ़ होता है, दूसरे नदियों में जो है वो सुखाड़ होता है। और इसीलिए 60 से ही ये बातें चलती रही, 60 के दशक से सर, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कोई योजना इतने दिन से चली और चलती रही। इसके बाद वाजपेयी जी की सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ सर। 60-65 के बाद, मिस्टर राव के बाद, लोगों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की एक कमेटी बनाई और उसने, उस वक्त डीएमके भी उस शासन की पार्ट थी। ये दयानिधि मारन साहब बैठे हुए, उनके पिताजी जो है उस सरकार में मंत्री थे। और उन्होंने ये तय किया, वाजपेयी जी ने तय किया कि काफी लेट हो गया है और अपने को रिवर का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि किसानों की उपज को यदि दुगुना करना है। जैसे जिस राज्य से मैं आता हूं सभापति महोदय, उस राज्य में आज भी केवल 12 से 13% ही सिंचाई का साधन उपलब्ध है। केवल जो हमारी सिंचित भूमि है वो 12 से 13% है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पानी से बंगाल में सिंचाई होती है, चाहे वो मसानजोड़ डैम हो, चाहे वो पंचायत डैम हो, चाहे वो मैथन डैम हो, चाहे दामोदर वैली कॉरपोरेशन का इतना बड़ा संगठन हो, मतलब जहां बिजली पैदा हो रही है। लेकिन हमारे राज्य में हमारा पानी होते हुए भी हम केवल 12 और 13% पर निर्भर है। लेकिन क्या हुआ, 2004 में जब सरकार बनी तो ये जो युवराज हैं सर, ये अल्ट्रा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और उन्हीं के पीछे पीछे ये सीधा चलते हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी गांव नहीं देखा, किसानी नहीं देखी, गरीब नहीं देखा, किसानी कैसे खेती की जाती है, पानी की क्या आवश्यकता है। और इन्होंने वन फाइन मॉर्निंग ये डिसीजन ले लिया कि अब कोई इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर यानी रिवर नहीं होगा। और इनसे इनको लगा कि इकोलॉजी बिगड़ जाएगी, एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा। और 10 साल तक हमारे देश के किसान जो है तड़पते रहे, मरते रहे, चाहे वो बुंदेलखंड के लोग हों जिनको पीने का पानी नहीं है, चाहे झारखंड के हमारे जैसे लोग हों, चाहे उड़ीसा के लोग हों, चाहे आंध्र प्रदेश के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के लोग हों, चाहे उड़ीसा, सारे जगह के, चाहे आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ वो लोग भी डैम बनाने के लिए एक एग्रीमेंट का पार्ट है सर। और 10 साल तक कुछ नहीं किया। और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए जब ये सरकार, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई, और इस बजट में केवल केन बेतवा ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को ही फायदा नहीं होगा, उन्हीं के लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई नहीं होगी। इसके अलावा जो है उन्होंने, चाहे वो दमन गंगा पिंजाल का सवाल हो, चाहे पार तापी नर्मदा का सवाल हो, चाहे गोदावरी कृष्णा का सवाल हो, चाहे कृष्णा पेन्नार का सवाल हो, चाहे पेन्नार कावेरी का सवाल हो, क्या ये देश के लिए बजट नहीं है? किसानों के लिए बजट नहीं है? और 10 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने यदि ये काम नहीं किया, फाड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, तो क्या पूरी देश की जनता को ये जानने का हक नहीं है? और क्या हम लोगों को, माननीय वित्त मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मेज थपथपाने का समय नहीं है कि हमने जो है इतने वर्षों के बाद किसानों की सूध ली? इसी तरह से चलेगा देश। मैं आपको बताऊं कि दूसरा है कि गंगा किनारे मेरा गांव, बड़ी फिल्मों में गाना आता रहा। सुदीप साहब जो है जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां गंगा जाके मिलती है। मैं प्रत्येक साल, जब से बच्चे से लेके आज तक सर, कोई ऐसा साल नहीं है जबकि मेरे गांव में बाढ़ नहीं आता है, कोई ऐसा साल नहीं। और हमारी जो इतनी उपजाऊ फसल है
वो 3 फसल जहां खेती हो सकती है वहां केवल 1 फसल की खेती होती है। और कई एक बार ऐसा होता है कि हमारे खेतों में यदि मकई लगा हुआ है, अरहर लगा हुआ है, तो बाढ़ का पानी आता है गंगा का और वो चला जाता है। और हम इसी कारण से जल्दी जल्दी फसल पैदा करने के लिए डीएपी का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं और ऐसी क्वालिटी का फसल उसमें लगाना चाहते हैं जिससे कि कम समय में हमको फसल हो जाए, पैदा हो जाए। क्या हुआ सर इस बजट में? इस बजट में पहली बार हम गंगा माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि गंगा के किनारे जो पूरा का पूरा लैंड है वो फर्टाइल लैंड है। लेकिन इस बजट में पहली बार ये दिखाई दे रहा है ना सर कि 5 किलोमीटर चौड़े दायरे में, चाहे बायां में चाहे दायां में, हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खेती के लिए जो है ये सरकार कटिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे जो है और ऑर्गेनिक खेती का जो प्रचलन है, यहां जो सिक्किम के सांसद बैठे हुए हैं, यदि उनसे पूछा जाए सर कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने नॉर्थ ईस्ट में और पूरे देश में जो है उसने एक दिशा दिखाने का काम किया है कि ऑर्गेनिक खेती करके 100% है और उसके कारण किसानों को जो दुगुना नहीं तिगुना और चौगुना जो है उनके फसल का कीमत मिलता है और उनकी आय दुगुनी तिगुनी हो रही है। यह दो तरफा काम है, एक तरफ किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देना और दूसरा जो केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण, ये बाढ़ के कारण, पानी के कारण, बारिश के कारण, ये 5 किलोमीटर के दायरे में जो खेत होता था और जिससे गंगा का पानी, जिसमें जैसे मैं जिस इलाके से आता हूं बटेश्वर स्थान में डॉल्फिन जो है, गंगा की डॉल्फिन का पूरा एरिया है, वहां गंगा का डॉल्फिन है जो मर जाती थी, उसके लिए कि वहां ऑर्गेनिक खेती होगी तो केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज होगा और सारे के सारे किसान, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे बिहार के किसान हो, चाहे झारखंड के किसान हो और चाहे बंगाल के किसान हो। और आप ये बताइए कि इसमें कौन सी राजनीति है? आज झारखंड में जो है कांग्रेस समर्थित सरकार है, आज यदि बंगाल की बात करें तो टीएमसी की सरकार है। तो क्या हमने जो है किसानों की यदि बात की, बजट की बात की, तो आप नहीं सुनना चाहेंगे? इसलिए मैंने कहा ना कि 2014 में नहीं, वो सावन का जो बच्चा पैदा होता है उसको सब कुछ जो हरा हरा दिखाई देता है, उसको कोई भी चीज बजट में दिखाई ही नहीं देता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि पीएम गति शक्ति, और पीएम गति शक्ति के ऊपर बात होती है, आप कैसे जुमला देते हैं, हवा देते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कैसे दिखाई देगा? रेल के प्रोजेक्ट को कैसे, जिस इलाके से मैं सांसद हूं, मेरे लोकसभा का नाम गोड्डा है सर, और गोड्डा में आजादी के 75 साल बाद तक, आजादी के 75 साल बाद तक, और मैं बताऊं कि मैं जहां से सांसद हूं वहां से कांग्रेस पार्टी के बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भागवत झा आजाद साहब का घर है। यहां जो वित्त मंत्री रहे रामेश्वर ठाकुर जी, उनका घर है। भागवत झा आजाद जी कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे, यहां केंद्र में मंत्री रहे। रामेश्वर ठाकुर जी केंद्र में मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, उनका घर है। यह पूरा मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उस गोड्डा में आजादी के 75 साल बाद तक रेल लाइन नहीं गया, और यदि इस साल हमने 2021 में आजादी के ठीक 75 साल बाद रेल पहुंचा दिया माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो क्या पीएम गति शक्ति काम नहीं कर रही? क्या गरीबों को रेल देखने का अधिकार नहीं है? मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब रेल का उद्घाटन कर रहे थे, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ गोड्डा में। आज भी ऐसा जगह है, ऐसा रिमोट एरिया है जहां की रेल नहीं। मैं जिस इलाके से आता हूं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते वहां आप समझिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज की तो बात छोड़िए। आज मेरे ही इलाके में 3 केंद्रीय विद्यालय है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2 नवोदय विद्यालय है, एग्रीकल्चर के 2-2 कॉलेज हैं, डेयरी के 1-1 कॉलेज हैं, एम्स है, और 4 लेन का जो है कम से कम नहीं भी कुछ तो 6 नेशनल हाईवे हैं। क्या आजादी के 70 साल बाद हमारे लोगों को ये देखने का कोई फुर्सत नहीं था? क्या वो देखना नहीं चाहते थे?
क्या आप गरीब हैं? यदि उनका कोई एमपी जो है यहां बोल पाने की स्थिति में नहीं है, यदि वो लड़ाई लड़ पाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या आप छोटे और पिछड़े जगह को जो है आप रेल नहीं देंगे, रोड नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे, कॉलेज नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं देंगे? आज भी हमारे लोग, ज्यादातर जितने भी झारखंड के एमपी हैं और बिहार के एमपी हैं, वो एम्स, देवघर, दिल्ली आने के लिए जो है अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं कि वो यहां आएंगे, उनके पीए उनको ले जाएंगे, दिखाएंगे, उनको रुकवाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको पिलाएंगे, उनको टिकट देंगे। आज मेरे जैसे पिछड़े इलाके में, गोड्डा जैसे पिछड़े इलाके में आज एम्स खुल गया, एयरपोर्ट खुल गया। यदि चप्पल पहनने वाले को यदि जाना है तो कुशीनगर में, देवघर में, छोटे छोटे जगहों पर, क्या आपने 70 साल में इसको बनाने की कोशिश की? क्यों नहीं कोशिश की? और यदि पीएम गति शक्ति से मल्टी मॉडल, अभी राजीव प्रताप रूडी साहब यहां नहीं है, अभी परसों ही जो है वो शिलान्यास करके आए हैं कि गंगा को आपने जो है नेशनल लाइन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कभी सोचा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो रेल के मुकाबले, जो रोड के मुकाबले सस्ता पड़ेगा, और इस पानी का यदि यूज हम करेंगे वाटरवेज के तौर पर, तो केवल बड़े बड़े, केवल तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों का हक नहीं है कि वो पोर्ट देखें, हमारे जैसे लोगों का भी हक है कि पोर्ट देखें। क्या आपने कभी देखा? आज छपरा में मल्टी मॉडल जो है पोर्ट बन रहा है। मेरे इलाके में जहां से मैं सांसद हूं, वहां साहबगंज में ऑलरेडी बन गया, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया। वहीं के इलाके में मैं आपको बताऊं कि 60 साल में लोग मर गए, भूखे प्यासे मर गए, आंदोलन होता रहा कि गंगा नदी में एक पुल होना चाहिए झारखंड में। आज तक आपने उसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं घोषित किया और वो नेशनल हाईवे नहीं बन गया, उसका काम चालू हो गया और 2 साल में जो है वो गंगा नदी पर पुल बन जाएगा। इतने छोटे छोटे जगह पर यह काम आपको नहीं दिखाई देगा। आप पीएम गति शक्ति का जो है मजाक उड़ाते रहिएगा, इसीलिए उड़ाते रहिएगा कि आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे जगह से आते हैं, कहीं विदेश में जो है, कहीं अमेरिका में रहे हैं, लंदन में रहे हैं, आप दिल्ली की जो है राजनीति करते हैं, दिल्ली के राजनीति करके जो है आप अपना रिलेशन बनाए हुए हैं, तो आप अपने क्षेत्र में जो है बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ले जाते हैं, और जो गरीब सांसद है वो 5 साल में, 10 साल में ऐसे ही बियाबान में खो जाता है और उसके लोग इंतजार करते रहते हैं कि आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और यदि उसको माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरा कर रहे हैं तो गांव गरीब किसान उनको वोट क्यों नहीं देगा, और वो लगातार जब तक चाहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहेंगे, ये आपके सोचने का विषय है। जहां तक सवाल एग्रीकल्चर का है सर, नारे खूब चलते हैं, कांग्रेस के नारे, जय जवान जय किसान, शास्त्री जी ने दिया सर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शास्त्री जी की डेथ हुए 1966 में उनकी डेथ हुई सर। आज तक किसानों को जोड़ने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या काम किया। कुछ समय था, मैं ये मान सकता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक पवार साहब थे, उन्होंने किसानों के लिए निश्चित तौर पर काम किया, लेकिन एक मंत्री के नाते जो एक सीमा होती है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री आपके साथ नहीं हो तो आप बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते। आज इस बजट में ड्रोन की बात है सर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह भी नारा आया सर। आज यदि डिफेंस में ड्रोन की आवश्यकता है, सिविल एविएशन में यदि ड्रोन की आवश्यकता है, तो किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि वो फसल की भी रक्षा कर पाएं, जिससे वो फर्टिलाइजर भी दे पाएं, जिससे जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर उपयोग कर पाएं, जिससे कीटनाशक का उपयोग कर पाएं। जी सर, बैठे सर। पोस्ट हार्वेस्ट को भी यूज कर सकते ना। थोड़ी देर पहले हमने सुना प्रधानमंत्री जी को, इस देश में 80% किसान मार्जिनल फार्मर्स हैं और उनके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी शायद 47 में आएगी जब हमारी सेंटेनरी सेलिब्रेशन होगा। यही बात आप कह रहे हैं? से अभी से आएगी। हाँ।
नहीं, इस बजट में सभापति महोदय इस बजट में श्याम दुबे जी, इस बजट में सभापति महोदय एक्सेप्ट श्याम। इस बजट सभापति महोदय कहा गया है, वित्त मंत्री जी ने कहा है, घोषणा है कि यूज ऑफ किसान ड्रोन्स विल बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये इस बजट में है सर, आज शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब बजट इंप्लीमेंटेशन का पेपर अगले साल आएगा तो हमने कहां कहां क्या प्रोजेक्ट किए वो भी बताया जाएगा, क्योंकि ये केवल घोषणा नहीं है। मोदी जी के बजट में कोई घोषणा नहीं होती है, वो कैसे पूरा हुआ जाएगा, पहले उसका पूरा प्लान बना, और इसीलिए इसमें इसका जिक्र है सर। आप ये समझिए कि यदि पूरे बजट को यदि आप देखेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन की बात है। हम लोग सभी, चूंकि मैं तो काफ़ी पिछड़े इलाके से जो है यहाँ पढ़कर आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण मैं यहाँ का सांसद हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि कोरोना काल में जिस तरह का 2 साल से माहौल है, उसमें से स्कूल लगभग बंद है, कॉलेज लगभग बंद है, और स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण इस 2 साल में किसी को कोई असर हुआ या नहीं हुआ, गरीब बच्चों को सबसे ज्यादा असर हुआ। और उसका कारण यह है सर कि मैं फिर कहूंगा कि जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं और जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात यह कही गई है, वहां हालत आज ये भी है सर कि आज भी हम 4G या 5G की तो बात छोड़िए, इंटरनेट और मोबाइल पर प्रॉपर बात नहीं कर सकते। जब आप बात नहीं कर सकते तो गांव में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं? और बच्चों को फिजिकल क्लास तो चल नहीं रहा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने अपने बजट में जो है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें से कैसे टीवी के माध्यम से, कैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और किसी तरह से रीजनल लैंग्वेज, यहां लैंग्वेज की बहुत बात आती है सर कि लैंग्वेज के, जिसको हिंदी आता है वही नौकरी कर सकते हैं, जिनको अंग्रेजी आता है वही नौकरी कर सकते हैं। जो वेरियस लैंग्वेज हैं, जो स्पोकन लैंग्वेज है, ये भी नहीं कि 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है वो नहीं, जैसे अभी भोजपुरी और राजस्थानी, इसका जो है बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। आप समझिए कि उस लैंग्वेज में भी आप कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं, ये इस बजट में है। तो क्या ये बजट जो है बच्चों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है? और झारखंड, मैं आपको बताऊं, और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि आज झारखंड सरकार ने एक पूरे 2 साल में, कोरोना काल में, जिस ज्ञानोदय ऐप का यूज किया, जिसके कारण कि पूरे झारखंड के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ऐप जो है मैंने डेवलप करवाया। वो ऐप मेरे लोकसभा गोड्डा में डेवलप हुआ। और जो लोग बिजनेसमैन का विरोध करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अडानी का एक पावर प्लांट आ रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मैंने उनके लोगों को कहा कि आप इस ऐप के लिए मदद कीजिए। उसका सारा का सारा पैसा CSR में मैंने लिया, और आज वो पूरे झारखंड को जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। आप क्या CSR की बात नहीं करेंगे? आप बिजनेसमैन के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करेंगे? आप उस छोटे से पिछड़े इलाके की बात नहीं करेंगे कि गोड्डा भी जो है पूरे झारखंड को, पूरे देश को जो है दिशा दिखा सकता है? ये सिचुएशन है। और इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पता था कि छोटे छोटे जगहों को यदि बच्चों को आगे बढ़ाना है तो ये जरूरी है, और इसीलिए इस बजट में एक बहुत बड़ा काम जो है उन्होंने किया। दूसरा है सर, हर घर से नल। इस पर बड़ी चर्चा होती है कि 60,000 करोड़ रुपया दे दिए, कोई कहेगा कि टोटी आएगा, कोई कहेगा कि इसका कोई विकास ही नहीं होगा। लेकिन आप समझिए सर कि हमारा समय 10 मिनट जो है वो अपोजिशन खा गया सर। मतलब 10 मिनट तो कांग्रेस पार्टी ने खा लिया। सभापति महोदय, आप भी हल्ला कर रहे थे उस वक्त, आप जब आए तो उस वक्त से जो है वो शुरू करिए। तो सभापति महोदय, आप ये समझें कि ये जो नल से पानी का सवाल है, टंकी से जो पानी का सवाल है, आज तक ये अमीरों का ही रहा है। जैसे कि गैस का था कि गैस चूल्हा उन्हीं के पास है जो गरीब आदमी हैं, उसी तरह से
ये जो हर घर नल की योजना है, ये सोचने का सवाल है। और सोचने का सवाल ये है कि हम मान सकते हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट चूंकि इन्वॉल्व है तो कई एक फ्लॉ हो सकते हैं। जैसे कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सर, कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि प्रत्येक गांव को इलेक्ट्रीफाई कर देना है। और इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या किया सर उन्होंने कि एक फेज का लाइन जाएगा और जो बीपीएल परिवार होगा उसी को मिलेगा। बीपीएल के बारे में भी एक कहानी मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन बातों को कह रहे थे ये बजट में है सर। और चूंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बड़ी बातें कही कि 23 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। संजोग अच्छा है कि मेरे सामने उदासी साहब बैठे हुए हैं और मेरे सामने जो है भरतरी महताब साहब बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने सर इस नक्शे को बदलने के लिए, नॉर्म्स को बदलने के लिए 4 कमेटी बनाई। एक बनी तेंदुलकर कमेटी सर। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में आया कि इस तरह के लोग ही गरीब माने जाएंगे। दूसरी कमेटी बनी सर एनसी सक्सेना की कमेटी। उसने कहा कि गरीब जो है इस तरह से निर्धारित हों। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि लोगों को यदि मूर्ख और बुड़बक बनाना हो तो उसको कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है उन्होंने आसिफ कमेटी बनाई सर, जो शहरी गरीबों के बारे में देखेगी। और चौथी कमेटी बनी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। हमारे यहां कहता है ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह थी सर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े इकोनॉमिस्ट, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया उनसे थोड़े से छोटे से इकोनॉमिस्ट, रघुराम राजन साहब उससे थोड़े से छोटे इकोनॉमिस्ट, और उसी के मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं सर। मैं प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं थे। मनमोहन सिंह जी, अरे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की कमेटी बनी, आप मंत्री थे, आप मंत्री थे। मैं जो आपको कह रहा हूं सौगत बाबू, मैं जो कह रहा हूं कि प्लानिंग कमीशन में मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में इन तीनों कमेटी के असेसमेंट के लिए एक कमेटी बनी और उसने तय किया। और ऑन रिकॉर्ड जो है, यदि आप 32वां रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं, हमारी कमेटी का 32वां रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। उसमें ऑन रिकॉर्ड सुधा पेल्ले जो मेंबर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हम पहले जूता बनाते हैं और उसके बाद नाप देखने की कोशिश करते हैं कि किसमें जो है ये जूता अटेगा। पूछ लिए। इसलिए मैंने कहा कि 2 हमारे लोग, आप उस वक्त मंत्री थे, आप उस कमेटी के पार्ट नहीं थे। तो कांग्रेस ने गरीबी और गरीबों का जो मजाक उड़ाने का काम किया वही उनको दिखाई देता है। राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पर उन्होंने एक फेज की जो बिजली दी उसमें 9 मेगावाट का, 16 मेगावाट का, 16 किलोवाट का और 25 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर लगाया। और स्थिति ऐसी हो गई कि सारे के सारे चोरी हो गए, यानी तो जल गए और यानी तो अमीरों ने खुदन से उसको जला लिया। और यही कारण है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल के हाल में कांग्रेस ये समझती है कि किसी के घर में पानी नहीं जाएगा। आज हमने एक 25 साल का सपना देखा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल पूरे हुए हैं और 100 साल के बाद हमारा देश कैसा होगा, गांव गरीब पिछड़े की स्थिति कैसे होगी, ये हमने एक सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो चाहे वो टैक्स का सवाल हो, चाहे स्टार्टअप का सवाल हो, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे पीएम गति शक्ति का सवाल हो, हमने सभी को राहत देने का प्रयास किया है। मैं केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दुष्यंत कुमार, क्योंकि उन्होंने काफी दुष्यंत कुमार को कोट किया था, दुष्यंत कुमार की एक लाइन कोट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस बजट का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।